वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्पज से। अब सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या होता है। ये कोड 2016 में आया था, 2016 में एक कोड आया था। ये कोड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर अपन इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड देखें तो सबसे पहले 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं, उस वक्त जो कंपनीज हैं उनको इंडियन मार्केट में राइट टू एंट्री मिली थी। मतलब मार्केट में एंटर होने के लिए पॉलिसीज़ उनके फेवर में बनाई गई थी। फिर उसके बाद कंपटीशन एक्ट पास हुआ 2002 में और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना 2009 में। इसके साथ क्या हुआ, जो आपस में compete करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया तो कंपनीज़ को आसान हुआ। बट कंपनीज़ के पास राइट टू एंट्री था, कंपनीज़ के पास राइट टू compete था, बट राइट टू एग्जिट मतलब बाहर निकलना मार्केट से, वो अभी भी मिसिंग था। उसका सिंपल सा मतलब था कि एक लॉ ऐसा बना जाए जिससे कंपनी को लिक्विडेट करना आसान हो अगर वो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट हो जाए तो इसके लिए 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया। इसका मतलब जो राइट टू एंट्री था वो कंपनीज को 1991 में मिला, जो राइट टू compete था वो 2009 में मिला, और जो राइट टू एग्जिट है इंडियन मार्केट से वो 2016 में मिला। तो इस 2016 के बाद ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी सिलसिले में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्पज से और अदर एग्जामिनेशन पर्पज से, लाइक आरबीआई और अदर एग्जाम के लिए भी। तो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक अपन को बहुत अच्छे से समझना है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो अपन डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है और कोड किसको कहते हैं। क्योंकि जनरली जो अपन देखते हैं वो एक्ट होते हैं, तो कोड जो है वो एक्ट से ऊपर आता है। मतलब कोड एक वाइडर टर्म है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो उसे कोड कहते हैं। कोड में बहुत सारी चीज़ें सबस्यूम होती हैं, जैसे वेज कोड बिल। वेज कोड बिल बहुत सारे वेजेस एक्ट जो है, मिनिमम वेजेस एक्ट, उसको मिलके बनाया गया। करीबन 150 से 200 जो मिनिमम वेजेस के एक्ट है उनको मिला के 4 वेज कोड बिल बनाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो बहुत सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के जो एक्ट थे उनको सबस्यूम करके कोड बनाया गया। तो कोड इज अ ब्रॉडर टर्म। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आईबीसी का फ्रेमवर्क क्या है। तो फ्रेमवर्क का सिंपल सा मतलब यहां पर होता है कि इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रेगुलेटर्स, दूसरा है पहला है रेगुलेटर्स। तो इसका फ्रेमवर्क है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का इसका फ्रेमवर्क है वो रेगुलेटर्स और एडजुडिकेटर्स में डिवाइड होता है। अब रेगुलेटर्स के अंदर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो IBBI रेगुलेटर के अंदर आता है, और एडजुडिकेटर्स के अंदर 2 लोग आते हैं, 2 बॉडीज आती हैं, जिसे अपन कहते हैं NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड DRT दैट इज डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो ये 2 चीजें एडजुडिकेटर्स के अंदर आती हैं। रेगुलेटर्स वो हैं जो ऊपर से रेगुलेट करते हैं, एडजुडिकेटर जो उनको रिजॉल्व करते हैं, जो प्रोसेस होता है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एजेंसीज, दूसरा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड तीसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो पहला है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एजेंसीज, दूसरा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, तीसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। एडजुडिकेटर्स में क्या है, NCLT है और DRT है। अब इनके रोल्स क्या हैं? जैसे कि अगर कोई डेट रिकास्ट प्लान बनता है, डेट रिकास्ट प्लान का मतलब है कोई भी एक प्रोसेस बनाई जाए जिससे वो कंपनी बाहर आ सके ज़्यादा से ज़्यादा डेट के प्रॉब्लम में अगर घिरी हुई है तो इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन जो ये अपनी एजेंसी है वो काम करती है, वो कोड और एथिक्स बनाती है इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं और वो उस पर्टिकुलर कंपनी को वो थोड़े दिन के लिए संभालते हैं। जैसे कि अगर अपन ILFS केस में देखें तो उदय कोटक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पार्ट थे, जो उदय कोटक ने बोर्ड को सुपरसीड किया था ILFS के। तीसरा है आपका इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं कंपनी के बारे में, कैसे डेट रिकास्ट प्लान बनाया जाए। डेट रिकास्ट प्लान मतलब होता है कैसे कंपनी को डेट से बाहर निकालने की प्रोसेस बनाई जाए। अब एडजुडिकेटर्स हैं,
उसमें सबसे पहले आता है NCLT। तो NCLT होता है कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। जो NCLT होता है वो कॉर्पोरेट एंटिटीज अगर डेट में फंसी हुई हैं या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत वो लोग इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल आएगा। और DRT है नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए। DRT है नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए। इसका मतलब है कि इसमें इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स दोनों आ जाएंगी, जो भी कॉर्पोरेट नहीं है वो आ जाएंगे। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ये पहले से थी, जो 1990s में स्टैब्लिश की गई, और NCLT जो है वो IBC के बाद पिक्चर में आई है। तो ये तो हो गया अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का फ्रेमवर्क। तो इसको आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कुछ टर्म्स हैं उसको पहले समझ लिया जाए, उसके बाद इसके बेनिफिट्स और फीचर्स पे अपन आएंगे। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में टर्म्स है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई भी ड्यू पेमेंट किसी भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट पे अगर वो है एंड उसको अपन ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये इनकेपेबल है, तो इनकेपेबल अगर ये है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कंपनी या ये इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी टेलीफोन का बिल आता है, वो ड्यू डेट अगर निकल जाती है, तो वो ड्यू डेट निकल जाने के बाद इसका मतलब है आप पैसा दे सकते हैं, बट अभी की सिचुएशन में इनकेपेबल हैं वो बिल भरने के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल डेली लाइफ से अगर एग्जांपल देखें, सपोज जैसे 22 मई बिल की लास्ट डेट है, जो भी आपका बिल था, सपोज ये बिल है 1000 रुपये का टेलीफोन का। अब आज 23 मई आ गई है, 23 मई आ गई है, उसके बाद भी आप ये बिल नहीं पे कर पा रहे हो, इसका मतलब ये इनकेपेबल हो आप आज की तारीख में ये बिल पे करने के लिए, तो उसे वो कंपनी या इंडिविजुअल को इंसॉल्वेंट करार दिया जाएगा। तो ये एग्जांपल था डेली लाइफ से। जनरली कोई भी डेट अगर कोई कंपनी नहीं पे कर पाती है ड्यू डेट से, जो भी ड्यू डेट है, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाती है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर बैंक्रप्सी से कनेक्ट किया जाए, बैंक्रप्सी का सिंपल सा मतलब है कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल अगर वो इनएबल है उस चीज को पे करने के लिए, मतलब देयर इनेबिलिटी टू रीपे दिस पर्टिकुलर अमाउंट। सपोज फॉर एग्जांपल आप इंसॉल्वेंसी के अंदर इनकेपेबल थे 23 मई को, पर सपोज 25 तारीख को 25th को आपके पास हर वक्त सैलरी आती है, तो आप 22 की जगह 25 को पे कर देंगे, मतलब 3 दिन बाद। बट सपोज वो इंडिविजुअल जॉबलेस हो जाता है और उसकी जो इनकम है वो 25 मई को नहीं आती है, तो वो क्या हो गया, वो इनेबल हो गया इस बिल को पे करने के लिए, तो ये बिल वो 25 मई को भी नहीं पे कर पाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है जब इनकेपेबल हो देन इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, और जब इनेबिलिटी हो देन इट इज कॉल्ड बैंक्रप्सी। एक और टर्म इसमें होता है, उसका मीनिंग है लिक्विडेशन, पूछते हैं कई बार, तो इस IBC कोड में एक और टर्म यूज होता है लिक्विडेशन। उसका मतलब है कि जब कंपनी बंद करते हैं और उसके एसेट्स सारे सेल किए जाते हैं, उस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राइट टू एंट्री है, राइट टू कम्पीट है, अब राइट टू एग्जिट भी है। इसका मतलब है किसी भी बिजनेस को शुरू करना भी आसान है, उसके साथ सर्वाइव करना भी आसान है, और उसके अलावा उससे बाहर निकलना भी आसान है। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उससे इंडिया को इसमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालता है जिसमें इंडिया की रैंक 77th आई है इन द लेटेस्ट रिपोर्ट। तो 77th रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये सरकार NDA सरकार आई थी तो 130 रैंक थी, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है। इसका मतलब है बिजनेस करना इंडिया में आसान होता जा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि ये बैंक्स और ARCs को फायदा देने वाला है।
अब बैंक्स और ARCs का सिंपल सा मतलब है, बैंक्स क्यों, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी बंद होती है उसमें जो भी एसेट्स या जो भी उन्होंने लोन लिया होता है बैंक से वो रीपे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन पे एक्सेसिव डेट हो जाती है, बर्डन हो जाता है, कर्ज ले लेते हैं वो लोग। तो बैंक्स को इससे फायदा होगा, क्योंकि जब लिक्विडेशन होगा, कंपनी बंद होगी, तो बैंक्स को उनका पैसा वापस मिल सकेगा। तो उससे क्या प्रॉब्लम अपनी खत्म होगी, उससे NPA की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दूसरा है ARC, क्या होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का सिंपल सा काम है, बैंक से बैड लोन्स खरीदना होता है। तो बैड लोन्स वो होते हैं जो टाइमली वापस नहीं आते बैंक तक। तो बैड लोन्स ARC बैंक से खरीदती है और उनको रिकवर करती है। तो उसमें एक टर्म यूज होता है हेयर कट। हेयर कट का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई लोन 100 करोड़ का है तो ARC, अगर बैंक वो 100 करोड़ के लोन से स्ट्रगल कर रहा है तो ARC उस लोन को खरीदेगा, पर उस लोन को पूरे पैसे में नहीं खरीदेगा, वो 60 करोड़ में खरीदे मान लीजिए। तो जो 40 करोड़ लॉस हुआ है वो उसे कहते हैं हेयर कट। तो 40% जो है वो हेयर कट है बैंक्स के लिए। तो